तो अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में सेकंड फेज होगा। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग प्रेशर और हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा, फिर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स और उनकी कन्वर्जन होंगी कि एक से दूसरी स्केल में टेम्परेचर कन्वर्जन हमने कैसे करनी है, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम लोग डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, स्केल्स यूज करते हैं, वो कौन कौन से। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये फोर प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल से देखेंगे, इनकी पीवी डायग्राम्स देखेंगे, इनकी वजह से वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इन डिफरेंट प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और इन प्रोसेसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और एट द एंड जो है हम इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये थ्री डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनको नेम दिया गया है ए, बी एंड सी। अगर आप इन सिस्टम्स को देखें तो इनके दरमियान जो एरोज हैं वो एक्चुअली आपको शो कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो है वो हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। इनिशियली हम लोग इनमें से सिर्फ दो सिस्टम्स कंसिडर करते हैं, लेट्स से ए एंड बी। अगर इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट हों तो हीट एनर्जी जो होगी वो इन दोनों के दरमियान ट्रांसफर करेगी, और वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और कुछ टाइम के बाद इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, और उस सेम टेम्परेचर को बोला जाता है कि ये जो दोनों बॉडीज हैं अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, और इनके दरमियान फर्दर हीट एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो पहले इन दोनों जो बॉडीज हैं इनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो अगर हम थर्ड सिस्टम के लिहाज से इसको देखें तो थर्ड सिस्टम के लिहाज से अगर तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये इन तीनों के दरमियान जो हीट एनर्जी कन्वर्जन है, हीट एनर्जी ट्रांसफर है, वो स्टॉप हो जाएगी और ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस ब्याह पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसको जीरो लॉ बोला जाता है उसको डिफाइन किया जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, उनको सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड सिस्टम जिसको हम लोग कहेंगे, तो थर्ड सिस्टम जो है वो हमारे पास एक सी सिस्टम होगा। उस थर्ड सिस्टम के लिहाज से अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सिस्टम, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स ए और बी हैं वो एक दूसरे के लिहाज से भी इक्विलिब्रियम में। दोबारा मैं इसको बता देता हूँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी सेपरेटेडली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड सिस्टम सी, सिस्टम आप कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी होंगे ये एक दूसरे के लिहाज से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको बोला जाता है दैट इज द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्दर जो हीट इंटरेक्शन है या जो हीट ट्रांसफर है ए से बी, बी से सी, वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ये जो जीरो लॉ है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस, कि अगर दोनों दो ऑब्जेक्ट्स हैं या तीन है, अगर उनके टेम्परेचर डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब है हीट ट्रांसफर हो रही होगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम होंगे तो फिर फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगी और वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगी। तो यहाँ से एक्चुअली ये जो लॉ है ये हमें अनेबल करता है कि हम लोग जो है वो टेम्परेचर को डिफाइन करें, और टेम्परेचर जो है उसको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिफाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको थर्मामीटर बोला जाता है। तो ये थर्मामीटर टेम्परेचर को कैसे मेजर करता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि थर्मामीटर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो हमें टेम्परेचर को सेंस करने में हेल्प आउट करती है। तो वो कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उस सिस्टम की।
जिसको आप थर्मामीटर में यूज कर रहे हैं उस सिस्टम की कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कितनी है। वो कैसे हमें पता चलता है? वो जो प्रॉपर्टी उस सिस्टम की है वो क्या हो सकती है? वो वॉल्यूम हो सकता है उसका। नॉर्मली लिक्विड थर्मामीटर, जैसे हम लोग मरकरी थर्मामीटर की बात करते हैं, तो उसके जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो वॉल्यूम चेंज हमें बताता है कि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कितना है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मरकरी थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल देख के जो है वो टेम्परेचर जो है उसको मेजर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्चुअली उस मरकरी का जो वॉल्यूम लेवल है वो कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो डिफाइन कर रहा है या वो सेंस कर रहा है टेम्परेचर को। इसके अलावा और भी फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स हैं, इसी तरह प्रेशर ऑफ ए गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो ये इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफाइन करती हैं टेम्परेचर को। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स जो है वो उनमें ये यूज भी होती हैं। जैसे फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, आप लोगों को पता होगा थर्मोकपल्स जैसे होते हैं, वहां पे इस तरह की जो है वो देखा जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर्स होते हैं एंड सो ऑन। मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो मरकरी थर्मामीटर होता है। और मरकरी थर्मामीटर में जो है वो हम लोग उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे कितना होगा। उसकी बात की जाए तो टेम्परेचर को हम लोग 3 डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिनमें से एक सेल्सियस स्केल होता है, एक केल्विन स्केल होता है, और तीसरा जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ये तीनों डिफरेंट यूनिट्स जो हैं ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम मैटर की किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग मरकरी थर्मामीटर जब यूज़ करते हैं तो मरकरी थर्मामीटर के अंदर मरकरी का जो वॉल्यूम है उसको देखते हुए हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल को डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर रेफरेंस पॉइंट हम वाटर कंसिडर करें तो सेल्सियस स्केल में जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज होता है उस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना शुरू कर दे उसको 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो मार्क किया जाता है। और इन दोनों स्केल्स के दरमियान जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं वो 100 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और इनमें से हर सेगमेंट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो केल्विन स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 273 केल्विन कंसिडर किया जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको 373 केल्विन कंसिडर किया जाता है। और इस केस में भी जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उनमें से हर हिस्सा जो है उसको 1 केल्विन बोला जाता है। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों टेम्परेचर्स के डिफरेंस की, तो जो इन दोनों के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान क्योंकि 100 इक्वल सेगमेंट्स हैं तो दोनों के जो टेम्परेचर यूनिट्स में डिफरेंस की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सेम आती हैं। मतलब अगर लेट से एक टेम्परेचर T1 है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, और एक टेम्परेचर T2 है जो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इनका डिफरेंस सेल्सियस में निकाला जाए तो वो 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन अगर केल्विन में भी निकाला जाएगा तो वो 10 ही आएगा। बिकॉज जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 10 283 हो जाएगा, एंड 273 प्लस 20 वो 293 हो जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अगेन 10 ही आएगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा चाहे वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, केल्विन में भी टेम्परेचर डिफरेंस और सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस इसकी वैल्यूज़ जो है वो इक्वल आती हैं। अगर बात की जाए फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको 32 फ़ारेनहाइट कंसिडर किया जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का उसको 212 फ़ारेनहाइट कंसिडर किया जाता है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इक्वल पार्ट्स की बात की जाए तो इस केस में 180 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस केस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का वो डिफरेंट होगा, इस केस में वो इक्वल नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये अगर हमें फार्मूला ड्राइव करना हो जिसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या केल्विन में कन्वर्जन के लिए जो फार्मूलाज हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके लिए आपके सामने ये 3 डिफरेंट थर्मामीटर्स शो करवाए हुए हैं जिनके डिफरेंट यूनिट्स हैं,
पहला जो है वो लेफ्ट साइड से वो फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है, दूसरा जो है वो सेल्सियस को शो करता है, और इसी तरह थर्ड जो है वो केल्विन को शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो कंसीडर किया गया है वाटर का वो 32 फ़ारेनहाइट है इन केस ऑफ फॉरेन स्केल, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 है जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया या डिग्रीज में। सेम फॉर द सेल्सियस एंड केल्विन। डिफरेंस ये है कि इनके फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस के स्केल में, और 273.15 जो है वो केल्विन के स्केल में। अब अगर यहाँ से हम इसको जर्नलाइज करके लिखें तो इन तीनों यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो यूनिट लिख लें जिसको आप देख रहे हैं, लेट से वो केल्विन है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा एट दैट लेवल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर केल्विन में आप देखें तो वो 273.15 है एग्जैक्ट वैल्यूज में, वो लिख लिया, और फिर डिवाइड करवा देते हैं जितने इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं केल्विन वाले को, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया। अब अगर केल्विन को सेल्सियस में लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो इक्वल टू डाल के सेल्सियस लिखें। फार्मूला अगेन पैटर्न यही होगा, पहले सेल्सियस में टेम्परेचर लिखें, माइनस करें फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस, वो हमें पता है 0 है, और कितने पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये आपको रिलेट कर देंगे, इससे फार्मूला बन जाएगा कि केल्विन और सेल्सियस के दरमियान क्या फार्मूला होता है, और वो हमें पता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 100 से 100 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया केल्विन 273 और सेल्सियस। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सेल्सियस किसकी इक्वल हो गया, केल्विन माइनस 273। तो ये तो था स्पेसिफिकली जब आप केल्विन और सेल्सियस की कन्वर्जन कर रहे हो। लेकिन अगर आप कन्वर्जन करना चाह रहे हो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन करें, तो फिर आप इन नेक्स्ट दो इक्वेशंस को यूज करेंगे। कौन सी वाली दो इक्वेशंस, जो ये सेकंड पे हैं, इसमें भी फार्मूला का पैटर्न वही है कि आपने सबसे पहले क्या लिखा, टेम्परेचर यूनिट, माइनस किया फ्रीजिंग पॉइंट, और डिवाइड कर दिया जितने इक्वल पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जर्नलाइज करके अगर इसको लिखना चाहें तो वो ये आप लिख सकते हैं टेम्परेचर यूनिट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन दैट यूनिट एंड डिवाइडेड बाय पार्ट्स, जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से ये फार्मूला जो है वो बन सकता है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंट फार्मूलाज की एक्चुअल शेप क्या बनती है, तो वो आपके सामने है। आप लोग जानते हैं कि अगर लेट्स से कन्वर्जन में देखता हूँ टेम्परेचर केल्विन की सेल्सियस में, तो हमें पता है कि T सेल्सियस प्लस 273.15, एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए 273.15 लगा दिया। अगर आप जनरली लिखना चाहें तो सिर्फ 273 भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ये होती है। इसके बाद अगर आप इससे रिवर्स कन्वर्जन करना चाहें तो T सेल्सियस को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ऑब्वियसली ये माइनस होके आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स हैं सेल्सियस में और केल्विन में, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आप डिफरेंस लेंगे ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट की। तो पहले फ़ारेनहाइट जो है उसको आप, अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेम्परेचर इन सेल्सियस होता है हमारे पास। ध्यान में रखिएगा कि पहले जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, फिर आप उसमें 32 ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा आपके पास वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और अगर आप चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट देखना चाहें कि अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और आपने उसका चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लिया, तो अगर आप चाहें कि उसका चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो ये है कि जितना आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 9/5 के साथ। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस आपका सेल्सियस में आ रहा है उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होगा वो इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा। प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कि सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर इक्वल नहीं होते। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप जो टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस में आएगा
उसके साथ अगर 9/5 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये जो जनरल फार्मूलाज हैं जो टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं। अगर कैलकुलेटर के बगैर हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देखना चाहें तो उसके लिए भी शॉर्टकट है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप बगैर कैलकुलेटर के डायरेक्ट, जैसे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आपसे लट से पूछा जाता है जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कन्वर्जन हम लोग देखते हैं सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की, कि सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 30 जो है उसको आप ऐड कर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा जो इस कन्वर्जन वाले फार्मूला से आता है। लेकिन ये कन्वर्जन जो है इनमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। जैसे जितना टेम्परेचर आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएंगी तो ये डिफरेंस इन दोनों में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप नियर वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन थी जब आप करना चाह रहे हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अगर इसका रिवर्स हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना चाहें तो अब क्या करेंगे, अब जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है उसको आप डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करवाएं और 30 उसमें से माइनस कर दें। रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो टेम्परेचर आपको गिवन है सेल्सियस में, आप पहले उसको 2 से डिवाइड करवा लें, जो आंसर आए उसमें से आप 30 माइनस कर दें। तो ये भी जो है आपको अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यूज देगा जो एक्चुअल फार्मूला से आती हैं। तो इस तरह करके ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैं और चीज बता देता हूँ कि अगर आपने इनको याद रखना है तो याद कैसे रखेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यूज कम होती हैं और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज है वो ज्यादा होती हैं। तो जब आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो आप एक तो मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा ऐड करेंगे। कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 30 जो है उसमें ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली जब इससे रिवर्स होगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो आप लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और माइनस कर देंगे 30 से। तो इस तरह करके इन शॉर्टकट्स को आप मेमोराइज कर सकते हैं और इन शॉर्टकट्स को आप यूज कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली रिलेट करता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में कैसे चेंज होती है, और उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जब हीट ऐड की जाती है उस सिस्टम में तो वो हीट दो फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और दूसरा जो है वो वर्क डन जो कि वो सिस्टम परफॉर्म करता है उसमें चेंज होती है। एक्चुअली इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आप देख सकते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों जो है वो एनर्जीज हैं, तो ये एक तरह से जो है वो मैनिफेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, उसकी स्पेशल फॉर्म है। फिर इसके बाद मैंने जैसे बताया कि ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है जो कि हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और वर्क के बिटवीन होगा। फिर इसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, और अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो भी जीरो होगी और एनर्जी जो है सिंपली वो कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स जो है वो रिड्यूस होके बन जाएगा Q इज इक्वल टू W, क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W था, तो डेल्टा U जीरो होने की वजह से ये सिर्फ W बच गया। फिर इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये नॉर्मली स्लो गोइंग प्रोसेसेस होते हैं, और बॉयल्स लॉ की जो फॉर्म होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये है जी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो ग्राफ बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस का इसको आइसोथर्म बोला जाता है, और ये PV ग्राफ आपके सामने ये शो किया हुआ है।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेंड है कर्व के अंदर, जो स्लोप है उसका वो कम है, और कम स्लोप होती है, इसकी स्लो गोइंग प्रोसेस है इस वजह से। और इस तरह जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। और अगर इसका पीवी ग्राफ देखा जाए तो ये एक वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे सामने शो होगी। वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है उसमें चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिड्यूस हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे की सारी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। वर्क डन जो होगा वो इस केस में जीरो होगा, और प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। फिर इसके बाद वर्क डन जीरो है बिकॉज वॉल्यूम चेंज जो है वो जीरो है। वॉल्यूम क्योंकि हमें पता है वर्क किसकी इक्वल होता है, पी डेल्टा यू, सॉरी पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो गया। और स्लोप इस ग्राफ का क्या होगा, सिंपल वर्टिकल लाइन है तो स्लोप हमें पता है डेल्टा वाई डी वाई ओवर डी एक्स होता है, तो डी वाई इस केस में जीरो है, तो जीरो ओवर समथिंग जो है वो जीरो होगा, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, बैरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। अब इस केस में अगर फर्स्ट लॉ की बात की जाए तो वो बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, और ये एक्चुअल फॉर्म है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की। और इस केस में वर्क डन हमें पता है वो किसकी इक्वल है, पी इंटू डेल्टा वी की इक्वल है। और जब प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है अगर एक्सपेंशन हो रही हो तो, और अगर कंप्रेशन हो रही होगी तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेशन में रिड्यूस करता है और एक्सपेंशन में इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। तो इस लिहाज से वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन वर्क डन बाय द सिस्टम जो उसको डिफाइन किया जाता है। फिर इसके बाद अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो इसका स्लोप क्या होगा, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका ग्रोव आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन जो डेल्टा डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो जीरो है आपके पास, और डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास वेरी कर रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा, समथिंग ओवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगी। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है क्यू रिमेन्स कांस्टेंट, नो हीट एंटर्स नो हीट लीव्स द सिस्टम। और इस केस में फर्स्ट लॉ जो है वो रिड्यूस होकर बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और नेगेटिव ये शो कर रहा है कि दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है हमने मेंटेन रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तो एज अ रिजल्ट जो है ये फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बन जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं ये फास्ट प्रोसेसेस होते हैं, और इसका जो ग्राफ होता है उसको एडियाबैट बोला जाता है। और जो ग्राफ होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो एक हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ होता है। और इसके साथ साथ जो बॉयल्स लॉ है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उसमें पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और गामा जो है ये रेशियो होता है बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसके ग्राफ को एक्चुअली आइसोथर्मल के ग्राफ के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आइसोथर्मल का जो ग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि वो स्लो गोइंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर जो उसकी स्लोप है वो कम चेंज हो रही है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बेंड है वो ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। तो इस तरह करके इन दोनों ग्राफ्स को आप कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एडियाबैट है और कौन सा जो है वो आइसोथर्मल। इसके बाद एमसीक्यूज हम कुछ देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन, अगर हीट आप किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। क्या उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो या टेम्परेचर जो है वो मस्ट इंक्रीज होगा,
मे इंक्रीज होगा, मे नॉट चेंज होगा, या बोथ ए एंड सी होगा। तो सबसे पहली जो हमारे ज़हन में बात आती है वो ये है कि जो आप हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एज रिजल्ट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, और एज अ रिजल्ट टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो मस्ट इंक्रीज करने वाली ऑप्शन जो है ये नेसेसरी नहीं है। मे इंक्रीज, हाँ इंक्रीज कर सकता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो फिर इंक्रीज करेगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो फिर इंक्रीज नहीं करेगा। मे नॉट चेंज, तो जो ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी वाली है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन बनती है। मस्ट इंक्रीज नहीं है, मे इंक्रीज, मे नॉट चेंज। आइसोथर्मल में आपको पता है मे नॉट चेंज होगा, और मे इंक्रीज अगर आइसोथर्मल नहीं है तो फिर मे इंक्रीज हो जाएगा। मस्ट इंक्रीज का मतलब ये है कि हर केस में इंक्रीज करना, जो कि जरूरी नहीं है। इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्यू कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी गोज आउट ऑफ द सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर पहली ऑप्शन को हम देखें, एक्सपेंशन हो रही है तो हमें पता है एक्सपेंशन कूलिंग प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। दूसरी ऑप्शन है क्यू कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट एंटर्स आर लीज, मैकेनिकल एनर्जी गोज आउट ऑफ द सिस्टम। एक्सपेंशन में आपको पता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी रिड्यूस करती है तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली किधर जा रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉसिबल ऑप्शन बनेगी वो डी बनेगी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद इन विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम, इस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, या आइसोबैरिक। थर्मोडायनामिक्स में अगर आपने वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो आप लोग पीवी ग्राफ जो है उसको यूज करते हैं, और पीवी ग्राफ को अगर आप देखें तो मैंने इन तीनों के पीवी ग्राफ जो उनका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप आइसोबैरिक की बात करते हैं तो उस केस में जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो रेक्टेंगल बनती है, और उसका एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है नॉर्मली। तो उस केस में जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, और वर्क डन मैक्सिमम तभी होगा जब एरिया मैक्सिमम होगा। बाकी जो आइसोकोरिक है उसके लिए वर्क डन जीरो होता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। दूसरा एमसीक्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इनमें से भी अगर देखा जाए तो आइसोथर्मल का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और एडियाबैटिक का जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबैरिक का, और सबसे कम आइसोकोरिक का। तो इस तरह करके हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन जो है वो 100 जूल है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहली जो ऑप्शन आपके पास है वो -100 जूल है, और ज्यादातर लोग जो है वो इसी को टिक करेंगे क्योंकि वर्क डन जो है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू है, तो वर्क डन यहाँ से आप लोग -100 जूल निकाल लें। लेकिन ये जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है। वजह क्या है? क्योंकि स्टेटमेंट में उसने बता दिया है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब यही है कि वर्क डन जो है वो बाय इटसेल्फ नेगेटिव होगा। यहाँ पे उसने नेगेटिव वैल्यू में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पहले बता चुका हुआ है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू में उसने वर्क डन नेगेटिव नहीं लिखा, लेकिन ये ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि ये वर्क डन नेगेटिव है। तो अगर ये वर्क डन नेगेटिव है तो -u जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका मतलब है जब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगी वो +100 जूल वाली बनेगी। और यही जो है इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट था, और यही जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और ये यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना था।